दो बेस्ट मेंटल मॉडल्स हैं यानी थिंकिंग मेथड्स हैं। एक तो इलॉन मस्क का फेवरेट है जो कि सबको पता है और वो है फर्स्ट प्रिंसिपल वे ऑफ थिंकिंग। where you're trained to think about first principles and did a sort of a first principles analysis of a rocket, just broke down the materials. that it's good to think in terms of the physics approach for first principles. Did a first principles analysis of what would be most optimal. It's important to reason from first principles rather than by analogy. लेकिन क्या आपको दूसरा सीक्रेट मेंटल मॉडल यानी सोचने का तरीका पता है जिसे इलॉन मस्क और दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं? आई नो नहीं पता, और आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम में से मैक्सिमम लोगों ने द वन थिंग और आउटलायर जैसी बुक्स पढ़ी हैं। अगर हमने नहीं भी पढ़ी तो भी ये 10,000 आवर रूल्स हमने किसी न किसी से सुना ही होगा, जो कहता है कि मोस्ट सक्सेसफुल लोग कम से कम अपनी स्किल को 10,000 घंटे दे चुके होते हैं, इसलिए वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर या AR रहमान, जिन्हें बचपन से ही पता होता है कि उन्होंने करना क्या है और इसलिए वो उस चीज में बेस्ट भी हो पाए। लेकिन क्या ये आर्गुमेंट ठीक है? रेंज बुक के ऑथर डेविड एप्स्टीन कहते हैं कि सिर्फ 10,000 घंटे देने से किसी भी चीज को सक्सेस नहीं मिलती, और ये प्रूव करने के लिए ये हमें 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताते हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है 1 विकेड वर्सेस प्लेजेंट एनवायरनमेंट। 10,000 आवर्स की स्टोरी को प्रूव करने के लिए मैक्सिमम लोग टाइगर वुड्स की स्टोरी बताते हैं। टाइगर वुड्स जब 7 महीने के थे तो उनके डैड ने गोल्फ पटर उनके हाथ में पकड़ा दिया था ताकि बेबी वॉकर में भी टाइगर वुड्स जहां भी जाएं उसे घसीटते रहें। 10 महीने में वो छोटा टाइगर वुड्स अपने डैड की गोल्फ स्विंग को कॉपी करने लगा था। 2 साल की उम्र में टाइगर वुड्स नेशनल टेलीविजन में आ गए, जहां पर उन्होंने अपनी स्विंग दिखाई। जब टाइगर वुड्स 4 साल के हो चुके थे तो उनके डैड सुबह 9 बजे गोल्फ कोर्स छोड़ देते और शाम को 8 घंटे बाद लेने आते। 8 साल की उम्र में टाइगर वुड्स ने अपने डैड को गोल्फ में हरा दिया था और 21 साल की उम्र तक टाइगर वुड्स दुनिया के बेस्ट गोल्फर बन चुके थे। ऑब्वियसली स्टोरी से लगता है कि ये 10,000 आवर रूल काम करता है कि एक ही चीज को तुम टाइम देते रहो और तुम बेस्ट बन जाओगे। लेकिन एक और स्टोरी है एक लड़के की। ये लड़का है जिसे बचपन में नहीं पता था कि उसने करना क्या है, ना ही उसके पेरेंट्स ने उसे पुश किया कुछ करने के लिए। वो जो चाहता था उसके पेरेंट्स उसे करने देते। उसने स्कीइंग भी की, रेसलिंग भी की, स्विमिंग, स्केटबोर्डिंग, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, टेनिस, टेबल टेनिस और इवन बैडमिंटन भी किया। काफी सारे स्पोर्ट्स को सैंपल करने के बाद धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट टेनिस में आ गया, और 30 साल की एज में जब एथलीट्स रिटायरमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, ये लड़का फिर भी टेनिस में नंबर 1 रहा, और इस लड़के का नाम था रॉजर फेडरर। एक इंटरव्यू में रॉजर की माँ ने कहा था कि हमारे पास रॉजर के लिए कोई भी प्लान नहीं था, ना ही प्लान ए और ना ही प्लान बी। इसने बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले, उसमें से एक पसंद किया और उसमें बेस्ट हो गया। दोनों टाइगर वुड्स और रॉजर अपनी गेम में बेस्ट हैं, लेकिन इनकी जर्नी डिफरेंट है। टाइगर वुड्स स्टार्टिंग से एक ही चीज में फोकस थे और उन्होंने कोई भी स्पोर्ट्स ट्राई नहीं किया था, जबकि रॉजर ने बहुत से स्पोर्ट्स ट्राई किए थे और एक में बेस्ट बने। तो सवाल ये है कि बेस्ट अप्रोच कौन सी है? ऑथर के अकॉर्डिंग बेस्ट अप्रोच रॉजर की है, जिसमें हम बहुत सी रेंज की चीजें ट्राई करते हैं। ऐसा क्यों है, इसे समझाने के लिए ऑथर विकेड और काइंड लर्निंग एनवायरनमेंट को समझाते हैं। काइंड लर्निंग एनवायरनमेंट वो होता है जहाँ पर गोल्स क्लियर होते हैं, रूल्स क्लियर होते हैं और जो कभी चेंज नहीं होते। जब भी हम कुछ करते हैं तो जल्दी फीडबैक मिलता है, और जो काम हमें अगले साल करना है वो एग्जैक्टली सेम है जो हमने पिछले साल किया था, जैसे कि गोल्फ या फिर चेस की गेम, जिसके रूल्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। दूसरा आता है विकेड लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी यहाँ नेक्स्ट स्टेप्स और गोल्स क्लियर नहीं होंगे, रूल्स चेंज हो सकते हैं और अगले साल का काम पिछले साल से एकदम डिफरेंट है। जैसे कि बिजनेस, जहां पर कस्टमर का बिहेवियर पिछले साल के कंपैरेटिवली अगले साल बिल्कुल अलग होगा। ऑथर कहते हैं क्योंकि रियल दुनिया में विकेड लर्निंग एनवायरनमेंट है, इसलिए किसी एक चीज में ही स्पेशलाइजेशन अचीव करने से हमें एडवांटेज नहीं मिलेगी, बल्कि रेंज ऑफ चीजें सैंपल करने से एडवांटेज मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द आउटसाइडर एडवांटेज। 24 मार्च 1989 को एक एक्सन वेल्डेज नाम की शिप, जिसमें ऑयल टैंकर्स थे, पहाड़ों से टकरा गई और 10.8 मिलियन गैलन ऑयल अलास्का के कोस्ट में गिर गया। जब ये ऑयल पानी से मिला तो ये इतना थिक हो गया कि इसे पानी से निकाल के वापस लेके जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। ये बहुत खतरनाक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट था, जिसकी वजह से लाखों सी लाइव्स मर गई। 20 साल तक किसी को इसका सोल्यूशन नहीं मिला। अलास्का ऑयल स्पिल रिकवरी इंस्टीट्यूट के हेड स्कॉट पीगू को यह पता चल गया था कि जो ऑयल इंडस्ट्री में ऑलरेडी स्पेशलाइज्ड लोग हैं वो इस काम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो इस काम को कर सकते तो उन्होंने कब का कर दिया होता। इसलिए उन्होंने innocentive.com नाम की वेबसाइट में एक कॉन्टेस्ट रखा और कहा कि जो भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगा उसे 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे, और इंडीड इसका सोल्यूशन मिल गया। और ये सोल्यूशन आया जॉन डेविस नाम के एक शख्स से, जिसका ऑयल इंडस्ट्री से कोई भी लेना देना नहीं था, वो तो एक केमिस्ट था। एक्चुअली जॉन डेविस के साथ बचपन में एक इंसिडेंट हुआ था। एक दिन डेविस और उनका भाई कंक्रीट पर काम कर रहे थे
और गर्मी की वजह से वो बहुत जल्दी हार्ड हो गया था। डेविस ने अपने भाई से पूछा कि अब क्या करें, तो उसके भाई ने डेविस को एक मोटर के आगे मेटल रॉड लगा के दे दी। जब उसे कंक्रीट के मिक्सचर में डाला तो वो दोबारा से लिक्विड बन गई और यही सोल्यूशन डेविस ने ऑयल रिकवरी इंस्टीट्यूट को दिया और 1.5 लाख रुपए जीत लिए। लेसन ये है कि जब हम बहुत सी चीजें सैंपल कर चुके हैं और जब हम उन एक्सपीरियंसेस को किसी डिफरेंट फील्ड में ले जाते हैं तो हम प्रॉब्लम्स को एक्सपर्ट्स के मुकाबले डिफरेंट नजरों से देखते हैं। इसलिए बहुत चांसेस है कि हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए इलॉन मस्क ने भी 22 अप्रैल को कहा था कि जो भी इंसान या टीम एयर या ओशन से कार्बन को रिमूव करने का सोल्यूशन देगी उसे इलॉन मस्क की फाउंडेशन की तरफ से 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आई एग्री, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। एनीवेज, नेक्स्ट पॉइंट आता है लेटरल थिंकिंग एंड विदर्ड टेक्नोलॉजी। 1980s में जब गेम इंडस्ट्री में सारे लोग गेम्स को और ज्यादा इंप्रूव करना चाह रहे थे, ग्राफिक्स को बेटर बना रहे थे, जापान की निंटेंडो कंपनी के गनपाई युकाई ने कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजी खेली। उन्होंने कहा गो वाइड नॉट डीप, और इसलिए उन्होंने एक नई गेम लॉन्च करी जिसका नाम था गेम बॉय। इसमें कोई सोफिस्टिकेटेड ग्राफिक्स नहीं थे, बस नॉर्मल डॉट मैट्रिक्स वाले एलसीडी लगे थे और टेट्रिस जैसी बेसिक गेम्स खेली जा सकती थी जो कि बाकी गेम्स के कंपैरेटिवली सस्ती थी और बहुत लोगों को पसंद भी आई। और इस स्ट्रैटेजी से निंटेंडो कंपनी ने बहुत पैसे कमाए। आई होप इस कॉन्सेप्ट से आप में से मैक्सिमम लोगों को सारेगामा कारवां पोर्टेबल डिजिटल म्यूजिक प्लेयर याद आ गया होगा और आप भी सोच रहे होंगे कि एप्पल के जमाने में ये पुराना रेडियो सिस्टम कौन लेगा। एनीवेज, नेक्स्ट पॉइंट कहता है लर्निंग टू ड्रॉप योर फैमिलियर टूल्स। नासा वालों ने मिशन इवैल्यूएशन रूम में एक पोस्टर लगा रखा था जिसमें लिखा था इन गॉड वी ट्रस्ट ऑल अदर्स ब्रिंग डेटा, जिसका मतलब था कि भगवान पर तो हम विश्वास करते हैं लेकिन अगर तुम भगवान नहीं हो तो डेटा लेके आना, तभी तुम पर हम विश्वास कर पाएंगे। ये अड़ियलपन कि हम सुनेंगे तो सिर्फ डेटा ही सुनेंगे नासा को 28 जनवरी 1986 में बहुत महंगा पड़ा जब उड़ान के बाद 73 सेकंड्स के अंदर उनका स्पेस शटल जिसका नाम चैलेंजर था एक्सप्लोड हो गया और उसमें 7 के 7 क्रू मेंबर्स मारे गए। एक्चुअली इसे थोड़ा डिटेल में समझने के लिए हमें ओ रिंग्स को समझना पड़ेगा। इसे हम बहुत ही सिंपल भाषा में समझते हैं। एक शटल को ऑर्बिट में ले जाने के लिए एक फ्यूल टैंक और 2 रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल किया जाता है और इन दोनों रॉकेट बूस्टर्स में मेटल ट्यूब्स थी जिन्हें रबड़ की सील से जोड़ा जाता था, जिन्हें ओ-रिंग्स कहते हैं। The shuttle was attached to an external fuel tank and 2 solid rocket boosters. Each of the boosters was constructed of joined metal tubes, and the field joints were sealed with 2 rubber gaskets called O-rings. Actually, कम टेम्परेचर की वजह से ये O-rings हार्ड हो गए थे और इनका काम था कि ज्यादा टेम्परेचर से ये एक्सपैंड होके सील्स का काम करें और गैस को आगे ना जाने दें। The booster joints weren't behaving according to design. On several flights, especially those at cold temperatures, rocket propellant had blown by the primary O-ring. लेकिन इसमें कुछ लीक था जो बॉयस जॉली नाम के इंजीनियर को दिख रहा था। जब उसने ये नासा के मैनेजर्स को बताया कि मुझे ओ-रिंग्स में लीक लग रहा है तो नासा के मैनेजर्स ने कहा कि डेटा से प्रूव करो, लेकिन बॉयस जॉली इसे डेटा से प्रूव नहीं कर पाए। ये एक इंट्यूटिव एनालिसिस थी, इसलिए नासा के टॉप मैनेजर्स ने फ्लाइट के लिए हाँ कर दी और जिसका रिजल्ट निकला चैलेंजर स्पेस शटल की एक्सप्लोजन। तो हमारे लिए लेसन ये है कि अपने पुराने मेथड्स में हमें बहुत एडमेंट नहीं होना चाहिए और रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस को ट्राई करने के लिए रेडी रहना चाहिए। 5th पॉइंट कहता है कि क्रिएट अ सेट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स। जब भी हम नई नई चीजें सीखते हैं, उन्हें सैंपल करते हैं, तो हर एक फील्ड से हमें उनके फर्स्ट प्रिंसिपल्स मिलते हैं, यानी बेसिक रूल्स मिलते हैं। और जब हमारे पास काफी सारी फील्ड्स के फर्स्ट प्रिंसिपल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उन फर्स्ट प्रिंसिपल से हम बहुत से कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं जो कि एक एवरेज इंसान नहीं निकाल पाएगा और यहीं से हमें ग्रेट आइडियाज मिलते हैं। इलॉन मस्क इस चीज को कुछ इस तरीके से समझाते हैं कि जब हम रेंज ऑफ चीजों को सैंपल कर लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारे फर्स्ट प्रिंसिपल्स इकट्ठे हो जाते हैं जो कि एक पेड़ की ट्रंक की तरह हैं। तो उनमें से जब हम कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो वो पेड़ की ब्रांचेस बन जाती हैं और इसी चीज पर ग्रेट पर्सनैलिटी लियोनार्डो दा विंची भी बिलीव करते थे। तभी उन्होंने सिर्फ एक ही चीज नहीं करी बल्कि वो पेंटर भी थे, ड्राफ्ट्समैन भी थे, इंजीनियर, साइंटिस्ट, थियरिस्ट, स्कल्प्टर और इवन आर्किटेक्ट भी थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि एक ही चीज में स्पेशलाइजेशन के बजाय पहले काफी चीजें सैंपल करो और फिर किसी एक फील्ड में एंटर करो, क्योंकि अगर हम डिफरेंट फील्ड्स में जंप करेंगे तो ये हमें एक आउटसाइडर एडवांटेज दे सकता है, जैसे कि जॉन डेविस को ऑयल सोल्यूशन में मिला था। इसके बाद हमने निंटेंडो कंपनी के गनपाई युकाई की स्टोरी भी देखी थी कि जहां पर सारी वीडियो गेम कंपनीज टेक्नोलॉजी में डीप जा रही थी, ग्राफिक्स इंप्रूव कर रही थी। वहीं पर निंटेंडो गेम कंपनी ने सस्ती एलसीडी लेके गेम बॉय नेम की एक हैंड हेल्ड गेम बनाई और गेमिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट कर दिया। फिर हमने नासा के चैलेंजर स्पेस शटल की केस स्टडी देखी कि कैसे उनका स्पेस शटल एक्सप्लोड कर गया, क्योंकि वो सिर्फ एक ही फिलॉसफी को मानते थे,
डेटा 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 और अपने पुराने बिलीफ्स को तोड़ ही नहीं पा रहे थे, यानी रेंज ऑफ एक्सपीरियंस के लिए रेडी नहीं थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि हमें डिफरेंट सेट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल्स अपने ब्रेन में रखने चाहिए। इसे टी लर्निंग भी बोलते हैं, जिसमें टी की हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाती है कि हमें काफी रेंज ऑफ चीजें ट्राई करनी चाहिए। टी की वर्टिकल लाइन हमें दिखाती है कि उन रेंज ऑफ चीजों में से एक या दो चीजें सिलेक्ट करो और उनमें बेस्ट बन जाओ, क्योंकि रियल एनवायरनमेंट एक विकेड लर्निंग एनवायरनमेंट है जो गोल्फ और चेस की तरह बिल्कुल